दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ जुमे की नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इस बयान की वजह से भारत के लिए कई लोग कह रहे हैं कि खाड़ी के देशों में भारत के लिए परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ सपा के लिए लगातार कोर्ट से जो फैसले हो रहे हैं, सपा के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 3 बड़े ऐसे फैसले हुए जिससे समाजवादी पार्टी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पहली राहत मिलती है जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अब्दुल्ला आजम माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनको सारे मामलों में जमानत मिली और वो 10 दिन पहले हरदोई जेल से रिहा हो गए। उसके बाद 3-4 दिन पहले खबर आती है सुप्रीम कोर्ट से सपा के सांसद अफजाल अंसारी के भतीजे अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जो पिछले 2022 से लगातार जेल में बंद थे, उनको जो फिलहाल सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी से मऊ से विधायक हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और वो होली के बाद किसी भी दिन बाहर आ सकते हैं। ये 2 खबरें थी जो पहले आई थी। कल इरफान सोलंकी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उनको एक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले पे बोलते हुए समाजवादी पार्टी की विधायक जो सीसम मऊ से अभी चुनाव जीती, इरफान सोलंकी की पत्नी निसिंग सोलंकी, उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में जो हम दुआ मांग रहे हैं, वो दुआएं हमारी कबूल हो रही है और इरफान सोलंकी और उनके साथ फंसे हुए लोगों को जमानत जल्द मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इरफान सोलंकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार में एक महिला की झोपड़ी जलाने में के आरोप में 8 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें पिछले हफ्ते माफ कीजिएगा कल ही हाई कोर्ट से एक मुकदमे में और जमानत मिल गई है। अब उसमें 6 केसेस में उनको जमानत मिल गई है। उम्मीद है कि बाकी दोनों केसेस में भी उनको जल्दी जमानत मिलेगी। ये जो नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, क्योंकि इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, उनको 5 साल से ज्यादा की सजा दे दी गई थी। वहां पे चुनाव हुआ, चुनाव में वो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी उपचुनाव में जीती हैं। उन्होंने वो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं और कह रही है कि हम लगातार जो है वो दुआ मांग रहे हैं। रमजान के महीने में ये लोग रोजा रखते हैं और रोजे में हम लोग लगातार न सिर्फ खुद दुआ मांग रहे हैं, बल्कि उनके समर्थक भी रोज दुआ मांग रहे हैं। उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि इरफान सोलंकी को 6 केसेस में अब तक जमानत मिल चुकी है और उम्मीद है कि जो 2 केस उनके ऊपर और है, एक गैंगस्टर एक्ट का है और एक फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने का, उसमें भी जमानत मिल सकती है। तो आप ये लगातार देखिए कि यूपी सरकार, योगी सरकार के लिए कोर्ट से लगातार ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसमें योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हो रहे हैं, ये सारे फैसले या तो हाई कोर्ट से हैं या सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं। अब मुख्तार के बेटे अब्बास की जब जमानत का मामला था, उनको जमानत नहीं दी जा रही थी, तो बाकी मामले में हो गई थी। उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ 2022 में गैंगस्टर का मुकदमा डाल दिया था और वो जो बचाव पक्ष थे, उनके वकील थे अब्बास अंसारी के कपिल सिब्बल, कि हमारा मुवक्किल तो है बांदा से 500 किलोमीटर दूर कासगंज जेल में बंद है, वो कहां से वहां पे गैंग चला पाएगा। और योगी सरकार उनको गैंगस्टर में बंद रखने के साक्ष्य नहीं पेश कर पाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती अब्बास अंसारी को कितने दिन जेल में रखना चाहते हैं। खैर, उनको भी जमानत मिल गई। अब्बास जो है 2022 से जेल में बंद थे। पिछले साल जब मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में बीमारी की वजह से जान गई थी, उस वक्त भी अब्बास अंसारी को पैरोल मिली थी 4 दिनों की, लेकिन उसमें क्या था कि उनको वो गाजीपुर जेल में रात में रहते थे, दिन में उनके अब्बा मुख्तार अंसारी के जो 40वें के कार्यक्रम थे, अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें वो शामिल हो पा रहे थे। लेकिन जब जिस दिन
मुख्तार के शरीर को दफनाया गया, उस दिन अब्बास अंसारी को जेल से रिहाई नहीं मिली थी, मतलब उनको पैरोल तब नहीं मिला था। तो अब्बास जो है लगातार पिछले 2 सालों से जेल में हैं और उम्मीद है कि होली के बाद, चूँकि अब तो उनकी सारी टर्म्स एंड होली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है, ईद वो लगता है इस बार अब्बास अंसारी अपने परिवार के साथ मनाएँगे। दूसरी तरफ इरफान सोलंकी का भी मैंने बताया केस कि कई 3 बार के विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी भी उसी सीट पे कई बार के विधायक रहे हैं। कानपुर में एक अच्छी खासी छवि है इरफान सोलंकी की और एक बात और भी जानना ज़रूरी है कि इरफान सोलंकी का पूरा परिवार कानपुर में हिंदू मुस्लिम दोनों में बहुत लोकप्रिय है। आप इस तरह भी समझिए कि जब अब हाजी मुश्ताक सोलंकी जो इरफान के पिताजी, उनका इंतकाम हो चुका है, इरफान जेल में थे, उसके बावजूद भी कानपुर की जनता ने नसीम सोलंकी को, जो उनकी पत्नी है, जो राजनीति में नहीं है, और उपचुनाव याद करिए कि उस उपचुनाव में कितना बवाल हुआ था जब मतदान हुआ था 20 नवंबर 2024 को, और तमाम खबरें आई थी उस दिन यूपी में मतदान में कि किस तरह से पुलिसकर्मी मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे, मतदान से रोक रहे थे। उस दिन अखिलेश यादव ने सीधे तब के तत्कालीन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को शिकायत भेजी थी, कई वीडियो भेजे थे और उस दिन 2, 3 या 4 पुलिसकर्मी सीसा मौके सस्पेंड हुए थे और ये घटना 1 बजे के बाद हुई थी। बाद में वहां पे निष्पक्ष मतदान हुआ। नतीजा ये रहा कि नसीम सोलंकी ने वो सीट 8,000 वोटों से जीती थी और नसीम सोलंकी 23 नवंबर को चुनाव जीतती हैं और पिछले 4 महीने में आप देखिए 4 महीने हुए उनको विधायक बने हुए, वो लगातार क्षेत्र में टच में है और लगातार अपने पति को जेल से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं। नसीम ने आज मीडिया कर्मियों से कानपुर में कहा कि वो होली बाद अपने पति इरफान से मिलने महाराजगंज जेल में जाएंगी। एक और प्रक्रिया शुरू हो गई है कि जब विपक्ष का कोई नेता गिरफ्तार होता है तो उसको उसके गृह जिले में नहीं रखा जाता है। हाँ, कानपुर के रहने वाले इरफान सोलंकी, उसको उनको प्रशासन ने महाराजगंज जेल में बंद कर रखा था। उसी तरह से आजम खान या अब्दुल्ला आजम, ये दोनों अलग अलग जेलों में थे। तो अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में बंद कर रखा है था, वहां से उनको जमानत मिली है। अब्बास अंसारी का मैंने बताया कि उनको बांदा जेल से ट्रांसफर कर दिया गया था, वो कासगंज जेल में है, उनको जमानत मिली है 4-5 शर्तों के साथ। उन तो लगातार आप देखिए कि लगातार जो है वो कोर्ट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट के खिलाफ बड़ी झाड़ सुननी पड़ रही है। लगातार कोर्ट के फैसले सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। एक और मामला था जब प्रयागराज में एक मुस्लिम वकील, मुस्लिम प्रोफेसर, एक महिला का मकान 2021 में पुलिस ने कह के गिरा दिया था कि ये जो है अतीक अहमद की संपत्ति है। इस मामले में वो पांचों लोग पहले हाई कोर्ट जाते हैं, वहां उनको न्याय नहीं मिलता, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि साहब ये हमारी जमीन थी, प्रशासन ने इसको अतीक की जमीन मानकर इस पे बुलडोजर चलवा दिया। और उस मामले में किस्सा ये था साहब कि रात को नोटिस लगी, रात को नोटिस मिली कि ये अवैध है, अतीक अंसारी की जमीन है और उनको समय भी नहीं दिएगा अपनी बात साबित करने के लिए और सुबह बुलडोजर चला दिया गया। उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है यूपी सरकार के खिलाफ कि आप उन पांचों लोगों का मकान अपने खर्चों से मनवाएंगे, जिनका मकान आपने गिराया है, उन पांचों लोगों का मकान प्रयागराज में आप लोग बनवाएंगे। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो बुलडोजर के खिलाफ, योगी सरकार के बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इतना तल्ख आदेश दिया है। इसके पहले महाराजगंज में एक पत्रकार थे पंकज टिब्रेवाल, उनका मामला भी 2021 के आसपास का था। महाराजगंज जिले में उनके मकान को भी वहां पे लोगों ने सड़क के 4 लेन सड़क बनाने के नाम पे पूरा मकान गिरा दिया था। क्योंकि पंकज टिब्रेवाल भी दिल्ली में रहते हैं, तेज तर्रार पत्रकार है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लड़ाई लड़ी उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीते हैं। और उस मुकदमा जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दिया पंकज टिब्रेवाल के केस में कि एक आदेश ये दिया कि पंकज टिब्रेवाल के मकान को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी।
पहले तो ये दिया और दूसरा कि 27 लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया है। और ये एफआईआर समझ रहे किसके किसके खिलाफ करने का आदेश दिया है? उसने महाराजगंज के डीएम के खिलाफ, एसपी के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ, तमाम। तो उस आदेश की तामील के बाद 27 अधिकारियों पे यूपी सरकार को महाराजगंज थाने में एफआईआर करानी पड़ गई है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगातार झटके लग रहे हैं। सबसे बड़ा झटका कि उनको अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिली। न सिर्फ अंतरिम जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि ये बोला कि आप जबरदस्ती अब्बास अंसारी को बिना सबूत जेल में रखना चाहते हैं। समझिए, और सरकार ने गैंगस्टर लगा रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये केस कि अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई। अब इरफान सोलंकी के खिलाफ 8 केस थे। 8 में से 6 केसों में उनको जमानत मिल गई। उनके खिलाफ भी सरकार ने गैंगस्टर का मुकदमा लगा रखा है। उम्मीद है कि जल्दी ही इरफान को उन दोनों केसेस में, और एक है उनको कि फर्जी आधार पर उन्होंने यात्रा की थी, तो इन दोनों केसेस में जैसा नसीम सोलंकी कह रही हैं कि हम लगातार रोजा रख रहे हैं, उनके चाहने वाले रोजा रख रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं रमजान के पवित्र मौके में। और उन्होंने बोला कि हमारी दुआएं कबूल हुई हैं, इसलिए इरफान सोलंकी, उनके भाई और उनके साथ जो अन्य लोगों पर सरकार ने मुकदमे ठोके थे 2022 में, उन सब में से 6 को राहत मिल गई है। 6 मुकदमों में राहत मिल गई है। बाकी बचे हुए 2 में भी उनको उम्मीद है कि उनको जमानत मिल जाएगी। देखना उस पर क्या फैसला होता है। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले उनके सबसे बड़े नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलती है। दूसरी खबर आती है जब उनके सांसद अफजाल अंसारी के भतीजे, जो दूसरी पार्टी से विधायक है लेकिन अफजाल के भतीजे मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिलती है। और तीसरी खबर जो आती है वो आती है कि इरफान अंसारी को छठे मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो लगातार ये जो समय है, इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लगातार निराशा हाथ लग रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार के लिए अच्छी खबरें आ रही है। तो कुल मिला जुला के अब देखते हैं कि इरफान को बाकी दोनों केस में कब जमानत मिलती है। क्या इरफान अपने परिवार के साथ ईद मना पाएंगे या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।